नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया एक बार फिर हिंदी पेडागॉजी में आपका स्वागत है। कल तक हमने पढ़ा था भाषा के बारे में, भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ा था, भाषा लेखन की विभिन्न विधियों को पढ़ा था। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम भाषाई कौशल को, लैंग्वेज स्किल को। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाषाई कौशल या भाषा कौशल। ठीक है। अब देखना यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है। कोशिश करना है कि जो हमने हिंदी पेडागॉजी में अभी तक 2 वीडियो डाले हैं उनको देखना है, फिर इसके बाद हम क्रम से तीसरा वीडियो देखते हैं। ठीक है। तो हमें पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है विधियों के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं आज का चैप्टर है जो भाषा कौशल। तो कई बार आ जाता है भाषाई कौशल, तो हमें दो शब्द हैं, एक भाषा और एक है कौशल। तो भाषा का अर्थ क्या होता है? लैंग्वेज, यानी कोई भी भाषा से है, और भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम होती है। हम दूसरे से बात करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उसका कोई ना कोई जरिया होता है, और किसके थ्रू? भाषा के थ्रू। स्किल या कौशल। अब जैसे कई बार आपका पूछ लेते हैं, हम इसी को पढ़ रहे हैं, इसी से अंदर से क्वेश्चन ना पूछ लिया जाता। कौशल हैं जन्मजात योग्यता है, अर्जित योग्यता है। कौशल की बात करते हैं तो हम देखते हैं जन्मजात योग्यता है, अर्जित योग्यता है। तो जब कौशल की बात करते हैं तो हम देखते हैं अर्जित, यानी कौशल को सीखा जाता है। बुद्धि की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जन्मजात है, अर्जित। तो बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है, लेकिन इसकी बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं तो अर्जित योग्यता है। कौशल से मतलब जो भी स्किल हम सीखते हैं, कला सीखते हैं, सब वातावरण से अर्जित करते हैं। तो जब भी यदि आ जाएगा कौशल है तो अर्जित योग्यता। ठीक है। अब भाषाई कौशल की बात होती है तो हम देखते हैं भाषाई कौशल की जब भी बात होती है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि भाषाई कौशल जो होते हैं हमें आत्म प्रकाशन या अभिव्यक्ति का मौका देते हैं, है ना। हम देखते हैं इसी के जरिए हम अभिव्यक्ति को करते हैं। और भाषाई कौशल की बात करते हैं तो इनको जब वर्गीकृत करते हैं तो हम देखते हैं कि भाषाई कौशल का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, है ना। जब इनकी वर्गीकरण की बात करते हैं तो इनके वर्गीकरण को यदि देखते हैं, अब देखना यहाँ से कई प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो जब वर्गीकरण की बात करते हैं तो कितने वर्गों में बांटा गया? मुख्य रूप से 2। चाहे पक्ष पूछ लें या कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, तो 2। ठीक है। पहला होता है, एक होता है ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्रहणात्मक कौशल। और एक हो जाएगा अभिव्यक्तात्मक कौशल। एक हो जाएगा अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो भाषाई कौशल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। ग्रहणात्मक कौशल और एक होता अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब ग्रहणात्मक कौशल क्या होते हैं? ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है। क्या होते हैं? ऐसे कौशल, ठीक है, जो ग्रहण किए जाते हैं। तो ग्रहणात्मक से तात्पर्य किससे है? जो हम ग्रहण किए जाते हैं। और हम देखते हैं जब अभिव्यक्तात्मक की बात करेंगे तो ऐसे कौशल जिनके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे कौशल जिनके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसे कौशल जिनके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, विचारों, भावों, है ना। अब आपने देखा होगा ये ग्रहणात्मक ग्रहण से बना हुआ है और अभिव्यक्तात्मक जो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? जब ग्रहण की बात करेंगे
तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या करेंगे, सुनना और पढ़ना। ठीक है, कौन कौन से, सुनना और पढ़ना। सुनने को क्या बोलते हैं, श्रवण, और पढ़ने को पठन। सुनना और पढ़ना। ठीक है, तो जब भी यदि आ जाएगा कि कौन से हमारे ग्रहणात्मक पक्ष होते हैं, तो हम देखते हैं सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्ति के पक्ष होते हैं तो हम देखते हैं बोलना और लिखना। बोलना और लिखना। अब यदि क्वेश्चन आता है कि भाषाई कौशल को कितने वर्गों में बांटा गया है या कितने पक्ष होते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, दो। एक ग्रहणात्मक पक्ष और एक होता अभिव्यक्तात्मक पक्ष। ग्रहण से मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसे कौशल जो ग्रहण किए जाते हैं, यानी किसी विषय वस्तु को जब हम देखते हैं ग्रहण करते हैं तो किसके द्वारा, या तो हम देखते हैं सुनकर या फिर हम देखते हैं पढ़कर। जब हम कोई विषय वस्तु को अर्जित करते हैं तो या तो सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। अब जब कहा जाए आपसे कि आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है तो हम देखते हैं किसके थ्रू, या तो बोलकर करोगे या लिखकर, है ना। दो ही उपाय होते हैं, ये एक तो बोलकर या जैसे वाचन बोल सकते हैं, और एक हम देखते हैं लिखकर, है ना। तो हम या तो अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं या लिखकर। और जब हम सुनने की बात करेंगे और पढ़ने की बात करेंगे तो ये ग्रहण पक्ष होते हैं। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता है कि भाषाई कौशल के कितने पक्ष होते हैं, दो। भाषाई कौशल को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो। लेकिन यदि आ जाए कि भाषाई कौशल की संख्या कितनी होती है, तो फिर 4 लिखेंगे। संख्या की बात करते हैं भाषाई कौशल की, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब कौन कौन से, तो हम देखते हैं सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये इसी को श्रवण, वाचन, है ना, पठन और लेखन। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। अब देखना, ये तो हो गए इस प्रकार से। अब जब भी हम देखते हैं इनका क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे। कई बार परीक्षाओं में क्रम पूछ लिया जाता है, तो हम देखते हैं सबसे पहले सुनना, इस प्रकार से, है ना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और फिर हम देखते हैं लिखना। सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, सुनने की, फिर बोलने की, फिर पढ़ने की और फिर लिखने की। ठीक है, तो कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं, इसको ऐसे करके दे देंगे, मोड़ के दे देते हैं कि कभी मतलब सुनने को पहले कर देंगे, पढ़ने को फिर बाद में कर देंगे, फिर बोलने को, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं सबसे पहले सुनने की क्रिया होती है, फिर बोलने की, फिर पढ़ने की, फिर लिखने की, ये क्रम हो जाएगा। अब देखना, अब इसको और स्पष्ट किया जाए तो हम देखते हैं कि यदि किसी बालक को ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जाए, वातावरण में रख दिया जाए जहां उसे सुनने के लिए नहीं मिले, तो हम देखते हैं बालक बोल नहीं सकता, है ना। क्योंकि सबसे पहले बालक में कौन सी क्रिया होती है, सुनने की, और फिर हम देखते हैं बोलने की। अब आपने देखा होगा जैसे आप लिख रहे हो तो लिखने से पहले संबंधित विषय वस्तु को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो लिखने से पहले, जब आप उसका अवतरण करोगे तो लिखने से पहले उसको पढ़ोगे। ठीक है, तो यही इनका क्रम होता है। और हम देखते हैं कि कहते हैं कि जब तक किसी बालक को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाए कि उसके सुनने को नहीं मिले तो बोल नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सबसे पहले कौन से कौशल का विकास होता है, सुनने का। और यदि आ जाए कि जो 4 भाषाई कौशल होते हैं, भाषाई कौशल की संख्या कितनी होती है, 4। और यदि पक्ष की बात करें तो 2। ठीक है, तो भाषाई कौशल की जो संख्या 4 होती है, तो कौन सा कौशल है कि सभी को आधार प्रदान करता है, तो केवल और केवल श्रवण कौशल या सुनने का कौशल। क्योंकि ये सभी कौशलों की जितने भी स्केल होते हैं तो सभी की आधारशिला होती है। ठीक है, अब यहाँ से और डीपली जाएं तो और प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लें थोड़ा श्रवण कौशल को। सबसे पहले श्रवण कौशल की बात होती है। ठीक है, तो श्रवण कौशल क्या होता है, जब श्रवण कौशल की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि भाषा कौशल विकास का प्रारंभ किससे माना जाता है, तो सुनने से। यानी श्रवण कौशल को भाषाई कौशल में पहले पायदान पर रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले श्रवण कौशल में कि हम देखते हैं कि जितने भी कौशल हैं तो सबसे पहले किसका क्रम रखा गया है, सुनने का। और हम देखते हैं, इसीलिए हमने बताया भी है कि कोई व्यक्ति को ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जाए कि उसे सुनने के लिए नहीं मिले तो बोल नहीं सकता। यानी भाषा कौशल विकास का प्रारंभ श्रवण कौशल से माना जाता है। और हम देखते हैं जन्म लेने के बाद बच्चा पहले सुनने की स्थिति में होता है।
ठीक है। और यही कौशल जो होता है अन्य भाषाई कौशलों को आधार प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें ये हो जाएगा, यदि क्वेश्चन आपके 2-3 प्रकार से सरल रूप में पूछ लिए जाएं तो कौन सा भाषाई कौशल है जो अन्य सभी कौशलों को आधार प्रदान करता है, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रवण कौशल। कौन सा कौशल है जो भाषा कौशल का प्रारंभिक कौशल माना जाता है, तो भी श्रवण कौशल। अब श्रवण कौशल को क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि श्रवण कौशल को विकसित करने के निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय सही हैं या कौन सा उपाय सही है। तो श्रवण को विकसित करने के लिए हम देखते हैं विद्यालयों में क्या किया जाता है। आप देख रहे हो कि विद्यालय में श्रवण कौशल को बढ़ावा देने के लिए हम देखते हैं विशेष सूचनाएं दी जाती हैं। कह नहीं देते कि हम देखते हैं कि संबंधित विषय की सूचना मिल रही है। या फिर आपने देखा होगा कभी कभी हमारे जो प्राचार्य होते हैं या फिर हम देखते हैं कक्षा अध्यापक होते हैं या फिर हम देखते हैं प्रधानाध्यापक होते हैं, जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, मान लो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्राचार्य की बात करेंगे, है ना। हम मिडिल की बात कर रहे हैं तो मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे किसकी बात होगी, प्रधान अध्यापक की बात होगी। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना स्तर पर बोलना, क्वेश्चन आ जाता है कि अध्यापक द्वारा प्रार्थना स्थल पर बोलना या बच्चों को उपदेश देना किस कौशल से संबंधित है, तो श्रवण कौशल से, है ना। हम देखते हैं कहानी सुनाना, कविता सुनाना, है ना, बच्चों को हम देखते हैं संबंधित घटनाओं पर चर्चा करना, प्रार्थना स्थल पर सूचनाएं देना, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, श्रवण कौशल से संबंधित। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से बन जाएगा कि कक्षा में हम देखते हैं कि टीचर व्याख्यान देता है या प्रार्थना स्थल पर व्याख्यान देता है, प्रवचन देता है, तो किससे संबंधित है, श्रवण कौशल से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा कौशल कौन सा आता है, वाचन कौशल। वाचन या उसी को क्या बोल सकते हैं, बोलना। वाचन की बात होगी या उसी को बोल सकते हैं बोलना। अब देखिए वाचन भी एक कला है। वाचन की हम बात करते हैं तो वाचन आपने देखा होगा कोई कोई बोलते समय हम देखते हैं किसी विषय वस्तु की बात करते हैं, वाचन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं जब भी वाचन की बात करते हैं तो वाचन की बात होगी तो हम देखते हैं कि बोलना, वाचन से तात्पर्य किससे होता है, बोलने से। तो बोलना भी एक कला है। अब हम देखते हैं कि बोलते समय या किसी विषय वस्तु को जब हम बोलते हैं, किसी विषय वस्तु के बारे में बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें एक तारतम्यता होती है। यानी तारतम्यता की बात करते हैं तो क्या होती है, विशेषताओं की बात करें, लयबद्ध तरीके से पढ़ना, है ना। हमें कहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करना है, कहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करना है, कहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, उसी के अनुसार हम विषय वस्तु को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो हम देखते हैं, आपने जैसे देखा होगा कि किसी विषय वस्तु को पढ़ते समय जैसे हम देखते हैं जैसे आपने कई बार इस प्रकार से देख लेते हैं, जैसे हम कहें एक वाक्य आता है रोको मत जाने दो, ठीक है, ये लिखा हुआ है एक वाक्य। अब एक लिखा हुआ है रोको मत जाने दो, ठीक है। अब एक लिखा हुआ है रोको मत जाने दो। अब इसमें देख रहे हो क्या अंतर है, जब भी इनकी बात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें क्या अंतर है। अब पहले वाक्य में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं रोको मत जाने दो, इसको पढ़ेंगे तो लयबद्ध तरीके से ऐसे ही पढ़ेंगे ना कि रोको मत जाने दो। अब पता नहीं कि सामने वाला रुकने के लिए कह रहा है कि जाने के लिए कह रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य को यदि ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है रोको, रुके हम, क्यों, क्योंकि यहाँ अल्प विराम लगा हुआ है, रोको मत जाने दो, यानी कोई जा रहा है उसको रोकने के लिए कहा जा रहा है। अब तीसरे वाक्य की हम बात करते हैं तो अल्प विराम कहाँ पे लगा हुआ है, रोको मत के बाद, तो यानी तीसरा वाक्य कह रहा है रोको मत, यानी कोई व्यक्ति जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि उसे मत रोको, जाने दो, और यहाँ रोकने के लिए कह रहा है, यहाँ नहीं रोकने के लिए कह रहा है। और पहले वाक्य में हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं थोड़ी जो अल्प विराम अर्ध विराम इन सब का हमें यूज पता होना चाहिए। अल्प विराम क्या होते हैं, थोड़ी समय के लिए रुकने को, अर्ध विराम की बात करते हैं तो हम देखते हैं ये अधिक समय के लिए रुकने के लिए। अल्प विराम का प्रयोग हमेशा इस प्रकार से करते हैं, चिन्ह, इसके लिए सिंबल कौन सा होता है, इस प्रकार से। जब अर्ध विराम की बात करते हैं तो इस प्रकार का इसमें सिंबल होता है ना।
अल्प विराम यानी हम देखते हैं थोड़े समय के लिए रुकना, जैसे पढ़ते नहीं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो इसमें हम देखते हैं इस वाक्य में हम किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का। लेकिन यदि अर्धविराम की बात हो तो हम देखते हैं कोई भी जितने भी चौपाई वगैरह होते हैं, दोहे वगैरह, है ना, तो हम देखते हैं उनमें हम देखते हैं अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहें रहीमन पानी राखिए, यहाँ अल्प विराम होगा, अर्धविराम तो अर्धविराम होगा। जैसे कहें रहीमन पानी राखिए, अल्प विराम का प्रयोग होगा, अर्धविराम का तो अर्धविराम, है ना। बिन पानी सब सून, बाद में पूर्ण विराम हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहें राम, ठीक है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो ये सब क्या है, जब वाक्य में कुछ समय के लिए रुकना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम देखते हैं वाक्य के लगभग आधे में रुकते हैं तो हम देखते हैं अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना होता है तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम के लिए केवल इस प्रकार से बना देते हैं इन्वर्टेड कोमा, और हम देखते हैं इसमें इसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं वाचन कौशल में हम देखते हैं सबसे बड़ी बात, देखिए बोलना भी क्या है, एक कला है, बोलना कला है। और हम देखते हैं कि कोई बोलते समय एक लयबद्ध तरीके से पढ़ता है और हम देखते हैं कि अपनी वाणी को उतार चढ़ाव देता है, उतार चढ़ाव देता है ना। जैसे हम जब बुक पढ़ते हैं, सर हमारे बुक्स पढ़वाते हैं, या हम देखते हैं कि हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे, विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उनसे जब हम पुस्तक पढ़ने के लिए कहते हैं तो अपने अपने वाचन कौशल का इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़ना क्या है, एक कला है। वाचन की बात करते हैं तो एक कला होती है। हम देखते हैं कि कोई मीठा बोलता है, कोई हम देखते हैं किसी प्रकार से किसी विषय वस्तु को पढ़ता है, कोई किसी भी प्रकार से पढ़ता है ना। तो सबकी अपनी अपनी पढ़ने की एक लय होती है ना, जिसे वाचन कहते हैं। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि वाचन कौशल को बढ़ावा देने के लिए, वाचन कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम देखते हैं कि भाषण की बात करते हैं तो भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वाद विवाद में क्या होता है, विचार विमर्श। हम देखते हैं वाद विवाद, कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पर अपने अपने विचार रखने के लिए कहा जाता है विद्यालयों में, है ना। कह नहीं देते कि आज प्रतियोगिता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपने देखा होगा कि कुछ छात्र होते हैं कि विद्यालय में ज़्यादा बोलते हैं, बातूनी होते हैं, या किसी भी विषय वस्तु पर अपनी राय देने के लिए तैयार होते हैं। तो जो जिज्ञासु छात्र होते हैं तो उनसे कभी कभी टीचर ये कह देते हैं कि आज आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अपने विचाराभिव्यक्ति का मौका दिया जाएगा और आप बोल सकते हो, आज वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है। तो हम देखते हैं क्यों उससे कह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासा क्या होती है, हम देखते हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा किसी विषय वस्तु के बारे में जानने का इच्छुक होना, है ना। तो जिन बालकों में जितनी सृजनशीलता होती, क्रिएटिविटी होती है, हम देखते हैं अपने विचारों को उतनी ही ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो हम देखते हैं ये सब किसके अंतर्गत आता है, वाचन के अंतर्गत। तो हम देखते हैं इन सभी का आयोजन करते हैं। अब वाचन की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं पठन कौशल, ठीक है। तीसरा कौन सा आता है, पठन कौशल। वाचन से मतलब बोलने से है और पढ़ने के कौशल से है, ठीक है। तो पठन कौशल की बात करते हैं तो जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो पढ़ने का तात्पर्य किससे होता है, लिखे हुए लेख को पढ़ने से, है ना। हम देखते हैं जो भी ध्वनि संकेत होते हैं, लिपियां होती हैं, तो हम देखते हैं जो लिपिबद्ध तरीके को पढ़ना कहलाता है पठन कौशल। अब देखिए पठन कौशल को करते समय हम देखते हैं जो हमारी दृश्येंद्रिय जो होती है और श्रव्येंद्रिय दोनों हम देखते हैं सक्रिय होती हैं, है ना। आप देखते हैं एक दृश्य होते हैं, दृश्य साधन की बात करेंगे, श्रव्य साधन होते हैं, है ना। अभी हम शिक्षण सामग्री की बात करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट में कि शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की होती, 3 मुख्य रूप से, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य। तो हम देखते हैं हम जितनी भी सामग्री का, शिक्षण सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इंद्रियों को प्रयोग में लाया जा सके। जैसे हम किसी विषय वस्तु के नोट्स बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, ताकि हम देखते हैं जब नोट्स बनाते हैं तो लिखते हैं और लिखने के साथ साथ पढ़ते भी हैं, यानी हमारी दृश्येंद्रिय भी काम कर रही है और श्रवणेंद्रिय भी काम कर रही है। और हम देखते हैं कि जब दोनों इंद्रियां काम करती हैं तो विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, है ना। बताते हैं ये भी साइंटिफिक रीजन होता है कि हम नोट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि लिखते समय संबंधित विषय वस्तु का 10% अंश हमें याद हो जाता है, इसीलिए नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखना, जब भी पठन की बात होगी तो पठन के आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए, तो पठन के आवश्यक तत्व की बात करते हैं तो इसमें दृश्येंद्रिय की क्रियाशीलता, यानी जिस किसी विषय वस्तु के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी सक्रियता कैसी है। मतलब ऐसा तो नहीं हम किसी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं तो हमारी एकाग्रता उसके प्रति होना चाहिए, यानी क्रियाशीलता जो होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए। अगला इसमें क्या हो सकता है
कि जिस विषय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसके ध्वनि संकेतों का ज्ञान होना चाहिए। यानी ध्वनि संकेत क्या कहलाते हैं? लिपि। अब जैसे मान लो हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अब अंग्रेजी हम कब पढ़ पाएंगे? जब हमें अंग्रेजी की ABCD पता होगी, और अंग्रेजी की ABCD क्या कहलाएगी? उसकी लिपि कहलाएगी। तो लिपि से तात्पर्य होता है संबंधित भाषा के संकेत। तो हम देखते हैं जब तक किसी भाषा के, मान लो उर्दू की बात करें तो उर्दू की बात करते हैं, तो जब तक हम उर्दू के सिंबल से ज्ञात नहीं होंगे जब तक हम उर्दू को पढ़ नहीं सकते। तो हम यही देखते हैं रुचि एवं एकाग्रता। किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो रुचि और एकाग्रता की जरूरत होती है। एकाग्रता क्या है? अब जैसे यहाँ पे क्लास चल रही है तो एकाग्रता का मतलब ये है कि जिस कक्ष में हम पढ़ रहे हैं वो हम देखते हैं शांतिपूर्ण होना चाहिए, यानी हमारी क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा। अब इसके साथ साथ हमारे अंदर भी एकाग्रता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम टीचर पढ़ा रहे हैं, अब हम बार बार सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मोबाइल हमारा भी साइलेंट है, कोई मैसेज ना आ गया हो, तो हम देखते हैं पढ़ तो यहाँ पे रहे हो लेकिन मोबाइल पर हमारी नज़र, यानी हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट तो सही है लेकिन हमारे अंदर का एनवायरनमेंट सही नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार हम रात में 4-4 घंटे अध्ययन कर लेते हैं, सुबह उठते हैं हमें लगता है क्यों पढ़ाई नहीं आज कुछ। क्यों? क्योंकि 4 बार हमने अपने स्टेटस को चेक कर लिया कि कोई का मैसेज आया, कितने लोगों ने देखा, इतने में हमारी 4 घंटे की पढ़ाई बेकार हो गई। तो हम देखते क्यों? अब पता पड़ा हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारी स्टडी रूम का एनवायरनमेंट तो सही है लेकिन हमारे अंदर का एनवायरनमेंट जो एकाग्रता है वो हम देखते हैं वो सही नहीं है। इसलिए हम देखते हैं इबादत होता है। तो जब भी यदि बात होगी पठन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होना चाहिए, तो हम देखते हैं दृश्येंद्रिय की क्रियाशीलता। यानी जैसे आप ये विषय वस्तु को पढ़ रहे हो तो जब तक आपको सही से दिखाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से तब तक इसको पढ़ नहीं सकते। फिर भाषा लिपि का ज्ञान। लिपि यानी ध्वनि संकेत होते हैं जो संबंधित भाषा के। इसके बाद हम देखते हैं रुचि एवं एकाग्रता। अब इसके बाद हम देखते हैं भाव एवं विचारों को समझने की क्षमता। तो ये सब होते हैं, हम देखते हैं पठन कौशल से संबंधित विशेषताएं होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथा कौशल कौन सा होता है, तो हम देखते हैं लेखन। लिखने की बात हो रही है, ठीक है। अब आपने कल पढ़ा हुआ था, कल की जो हमने क्लास ली थी तो कल की क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि बालक के लेखन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अब आ जाए वर्ण से, ठीक है, वर्ण से, शब्द से, वाक्य से, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से। तो हम देखते हैं बालक सबसे पहले क्या करता है? टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका अक्सर। तो यदि आता है कि बालक में लेखन प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो लेखन की बात होती है तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से। अब देखना टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की बात हो गई। अब हम देखते हैं जब भी लेखन प्रक्रिया की बात होती है, अब देखना इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। पिछली बार आपका क्वेश्चन आया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, अक्षर छोटे एवं आकर्षक भी अक्षर बड़े एवं आकर्षक। और तीसरा स्पष्ट एवं सुडोल डी सभी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, लेखन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यानी हम देखते हैं कि लिखे हुए को जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। अक्षर छोटे एवं आकर्षक होना चाहिए, बड़े एवं आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट एवं सुडोल होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से आया था आपका क्वेश्चन, सॉरी इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि पठन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ABCD। और कई लोगों ने इसमें गलतियां की थी। भाई हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए, अक्षर छोटे एवं आकर्षक होना चाहिए, अक्षर बड़े, अक्षर या शब्द की बात करें बड़े, और जो शब्दों की बात कर रहे हैं तो उसमें जो वर्णीय अक्षर होते हैं
आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट एवं सुडौल हो जाना चाहिए सभी। अब देखना, जब भी आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उपर्युक्त सभी का यदि ऑप्शन दिया जाता है तो पहले हम ये देखते हैं कि उनमें से कोई कथन एक ऐसा तो नहीं है जिसमें सभी का ऑप्शन ना ढूंढने आए और एक में तीनों निहित हों। तो आपने देखा होगा यदि इसको हम सही मान लें तो इसमें इसका ऑप्शन नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए, अक्षर छोटे हों या बड़े हों, आकर्षक हों या ना हों, लेकिन हम देखते हैं जहाँ स्पष्ट लेखन की बात की गई है तो वहाँ हम देखते हैं वहाँ शुद्ध उच्चारण माना जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो जहाँ स्पष्टता दी गई है तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर सही होगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं आपके तो हमें ये गौर करना पड़ता है कि जब भी यदि उपरोक्त सही दिया गया है, साइकोलॉजी में अधिकतर, पेडागोगी हम पढ़ते हैं किसी भी विषय की, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। 10 क्वेश्चन जब भी आएंगे तो 10 क्वेश्चन में आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो हमें कोशिश क्या करनी होती है कि हमें ये देखना होता है कि जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं और फिर बाद में सभी का ऑप्शन दिया गया है, तो 3 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो हम देखते हैं कि सभी के आंसर उसमें निहित हों। तो पहले ऐसे कथन को चुनते हैं, बाद में उपयुक्त सभी लगाते हैं, और ऐसे में यदि उपयुक्त सही लगा देते हैं तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब लेखन कौशल की ही बात हो रही है तो हम देखते हैं कि लिखते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए, किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। तो पिछली बार आपका वर्ग 3 का जो पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था 2012 में, उसमें ये पूछा गया था कि हमें लिखते समय, तो लिखते समय हमारी हम देखते हैं जो कलम होती है तो कलम हम देखते हैं किसके बीच होना चाहिए, इसके और इसके, यानी 2 उंगलियों के बीच में होना चाहिए, इन 2 उंगलियों के बीच में होना चाहिए और अंगूठे से पकड़ा होना चाहिए। अब किसी विषय वस्तु को, यानी ये हम देखते हैं दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में कलम होनी चाहिए और किसका सहारा होना चाहिए, अंगूठे का। स्पष्ट लेखन की हैं। अब इसकी बात करते हैं कि लिखते समय हम देखते हैं हमें कैसा बैठना होना चाहिए। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है तो हम देखते हैं झुकी हुई नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल से झुका लेते हैं और लिखते हैं। तो लेखन प्रक्रिया का सही ढंग क्या होता है कि रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है तो ये झुकी नहीं होनी चाहिए और हम देखते हैं किन 2 उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए, तो दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में हमारा पेन होना चाहिए, कलम होनी चाहिए और अंगूठे से उसका स्पर्श होना चाहिए। इसके बाद जो जिस विषय वस्तु पर हम लिख रहे हैं वो ना तो हमारी आंखों से ज़्यादा दूर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा निकट होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड साइंटिफिक क्वेश्चन क्या आ जाता है, स्पष्ट दृष्टि की, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी होती है, आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बी आ जाएगा 25 मीटर, सी आ जाएगा 17 मीटर और डी आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 17 मीटर और 17 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब इसी को यदि और दे दें क्वेश्चन कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी क्या होती है, इन्फिनिटी की बात करते हैं, अनंत। तो अधिकतम दूरी क्या होती है, हमेशा अनंत होती है, हमेशा अनंत होती है। जब भी यदि आ जाए कि निकटतम दूरी तो न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो यहाँ 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, और जब भी अधिकतम की बात करेंगे तो अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती, निस्सीम। जैसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, निस्सीम, या उसी को बोलते हैं अनंत। अनंत का पर्यायवाची होता है ना, निस्सीम। अब देखते हैं कि कलम पकड़ने की विधि ठीक होनी चाहिए। सही तरीका यही है कि प्रथम पहली एवं दूसरी अंगुली के बीच में कलम को रखा जाना चाहिए। अंगूठे के बाद पहली ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी और अंगूठे का सहारा होना चाहिए। ठीक है, अक्षर कैसे होना चाहिए, सुडौल होने चाहिए। सुडौल से मतलब बराबरी के, है ना, अक्षर ऐसे होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लिखने में सर्वप्रथम हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, वर्णमाला का, यानी वर्णमाला का अभ्यास होना जरूरी है। वर्णमाला यानी जब तक हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तो हम लिख नहीं सकते शुद्ध, है ना। इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं छात्रों के बैठने का ढंग कैसा होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया लेखन प्रक्रिया के लिए छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त होना चाहिए, यानी रीढ़ की हड्डी लिखते समय सीधी रहना चाहिए। जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन आपका क्या आएगा, लेखन कौशल से संबंधित निम्नलिखित
बिंदुओं पर विचार कीजिए। ए सत्य है, बी सत्य है, सी सत्य है, सभी सत्य हैं। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले जो हमारी लिखने का तरीका है, तो लिखने के लिए हम बैठते हैं या लिखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं लिखते समय हम देखते हैं कि जो पेन है तो पेन को पकड़ने का तरीका क्या होता है, अंगूठे के बाद की पहली और दूसरी उंगली के सहारे पेन को, दूसरी उंगली के बीच में पेन होना चाहिए और अंगूठे का उसमें सहारा होना चाहिए। अब जिस विषय वस्तु में हम लिख रहे हैं वो ना तो हमसे बहुत दूर होना चाहिए ना बहुत पास। अब क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि साइंटिफिक रीजन होता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी गई, ये 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम की बात करते हैं तो कितनी मानी गई है, अनंत। अब देखिए जब भी बात करते हैं अक्षर कैसा होना चाहिए, अक्षर जो बनाने चाहिए वो सुडोल होने चाहिए। सुडोल से मतलब समान आकार के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हमने ये लिखा है आ और ये लिख दें छा और ये लिख दें रा, तो हम देखते हैं ये क्या होना चाहिए, समान आकार के होना चाहिए, ठीक है। अब लिखने में वर्णमाला का हमें ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात लिपि प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए, यानी लिखते समय हमें कब किस चिन्ह का प्रयोग करना है। आपने देखा होगा हिंदी में गलतियां हम कहाँ करते हैं कि किस समय हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना है, तो हम देखते हैं हमें उसके लिए क्या ज्ञान होना चाहिए, विराम चिन्हों का, है ना। विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे कुछ विराम चिन्ह हैं ये आपके, जैसे जब भी अल्प विराम की बात करते हैं तो अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से। अर्ध विराम की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसी के ऊपर बिंदी रख दी जाती है ना। अब जब पूर्ण विराम की बात होती है तो इस प्रकार से, देखिए अंग्रेजी में पूर्ण विराम जो लगाते हैं तो बिंदी, और लेकिन जब हिंदी में पूर्ण विराम तो डंडी लगा देते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक चाहे हिंदी की बात करें चाहे अंग्रेजी की बात करें, दोनों में क्वेश्चन मार्क एक ही होता है। अब आपने देखा होगा एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है और एक डबल, या उसी को हिंदी में लिखते हैं उद्धरण चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह। कई बार आपका वर्तनी में पूछ लिया जाता चिन्ह कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, या हम देखते हैं या ऐसे लिखेंगे, तो हम देखते हैं चिन्ह को हमेशा कैसे लिखा जाता है, ऐसे, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है आधा हा और पूरा ना। तो हम देखते हैं जब किसी वर्ण के अंदर कोई वर्ण बना दिया जाता है तो जो अंदर होता है उसको पूरा माना जाता है, जो बाहर होता है उसको आधा। तो इसका मतलब आधा हा और पूरा ना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिंगल अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी के द्वारा हम देखते हैं कोई बात कही जाती है तो कही गई बात को, है ना, डबल इन्वर्टेड कोमा के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कहें गांधी जी ने कहा है कि करो या मरो, तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात होती है तो डबल यानी उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जब हम देखते हैं किसी पुस्तक का नाम होता है, प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम होता है, तो हम देखते हैं उसको सिंगल या एकाहारी उद्धरण चिन्ह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे कहें रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, पहली बात तो इसको सही कैसे लिखेंगे, जब एक साथ लिखते हैं, है ना, तो आ जाए प्रसिद्ध ग्रंथ है तो इसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि हम देखते हैं ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है। तो किसी के द्वारा कही हुई बात को सिंगल डबल यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दर्शाने के लिए। और हम देखते हैं जब किसी पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम होता है तो हम देखते हैं एकाहारी। तो ये थे आज के में हमने कौशल पढ़ लिए, और कौशल हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि वर्गीकृत करेंगे कि कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है तो 2, और संख्या कितनी होती है, सर को बुला देना थोड़ा संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। भाषाई कौशल की संख्या कितनी होती है, 4, है ना। और यदि आया पक्ष कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। ग्रहण पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ग्रहण पक्ष के अंतर्गत सुनना और पढ़ना, या तो सुनकर हम ग्रहण करते हैं या पढ़ के। और जब भी अभिव्यक्ति की बात होगी तो उसके अंतर्गत कितने पक्ष आते हैं, तो अभिव्यक्ति की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत 2 पक्ष आते हैं। और कौन कौन से आते हैं 2 पक्ष, तो बोलना और लिखना। या तो हम देखते हैं बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं या फिर लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषाई कौशल के कितने कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 2। संख्या कितनी होती है, 4। क्रम कैसा होता है, तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ठीक है। सुनने के लिए हमें
विद्यालय में किसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाया जाना चाहिए सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए? तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के, जैसे प्रार्थना स्थल पर है तो हम देखते हैं उसको प्रार्थना स्थल पर गुरु द्वारा उपदेश देना, या हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं चारों कौशल को देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें ये देखना कितने वर्गों में बांटा गया है तो 2, कितने पक्ष होते हैं 2, लेकिन अगर करेंगे संख्या कितनी होती है 4। और आधारशिला कौन है भाषाई कौशल की? कौन सा कौशल? श्रवण कौशल। जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक बोल नहीं सकते। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। इसके बाद हम अगली क्लास लेके आएंगे हिंदी पेडागॉजी की। आपको समझ में आ रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।